हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश चौधरी आपका आपके अपने चैनल मिकी क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आधुनिक भारत पर बेस्ड है दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों गांधी युग का मास्टर वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इसमें गांधी युग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट, जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट, उन सारे फैक्ट को इस वीडियो में मैंने कलेक्ट किया है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम होते हैं, जैसे कि एसएससी, जीएल, सीएचएसएलसी, पीयूएसआई, रेलवे, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी आदि एग्जामों में क्वेश्चन जो भी गांधी युग से रिलेटेड आते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को सही करके आने वाले हो दोस्तों। तो आप लोग मेरे इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल मिकी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाली आइकन दोस्तों रहती है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितनी भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। आप लोग मेरे हर एक वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं गांधी युग। ठीक है, तो दोस्तों गांधी युग पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं गांधी युग किसको कहते हैं। तो गांधी युग दोस्तों उस समय को कहते हैं जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट के आए थे 9 जनवरी 1915 को। तब से लेके, उस समय से लेके जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई 30 जनवरी 1948 तक, उस समय के बीच का जो समय है उसी को गांधी युग कहा जाता है। ठीक है, तो गांधी युग जो दोस्तों पढ़ने से पहले उनकी जो पृष्ठभूमि रही, गांधी युग से पहले उनकी जो पृष्ठभूमि रही, गांधी युग के पहले का समय, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, और उनकी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट हुई, और भी कई चीज़ें जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपना समय बिताया और बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए जो चले गए थे इंग्लैंड। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद से हम लोग गांधी युग पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उनकी पृष्ठभूमि, गांधी जी की पृष्ठभूमि क्या रही। तो इनका जन्म जो था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, कब, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर ज़िले में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर ज़िले में हुआ था। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे दोस्तों हमारे महात्मा गांधी। और इनके जो पिता का नाम था, उनका करमचंद्र गांधी नाम था। ठीक है, पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और माता का नाम इनकी पुतलीबाई गांधी था। ठीक है, पुतलीबाई गांधी इनकी माता का नाम था, और पत्नी का नाम इनके कस्तूरबा गांधी था, जिनकी शादी दोस्तों 13 वर्ष की उम्र में ही, 13 वर्ष की उम्र में ही महात्मा गांधी से कर दी गई। ठीक है, महात्मा गांधी जी की भी उम्र जो थी वो 13 वर्ष की ही थी। इनकी पढ़ाई के दौरान ही इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो गई, जिनकी आयु भी 13 वर्ष थी। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों इन्होंने 1887 ईस्वी में मैट्रिक की पढ़ाई स्टार्ट की। ठीक है, मैट्रिक की पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की, कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई कंप्लीट की। ठीक है, 1887 ईस्वी में। उसके बाद से दोस्तों 1889 से 1891 तक ये इंग्लैंड रहे। ठीक है, इनका जो समय बीता वो इंग्लैंड में बीता। ये 1889 में चले गए थे, और किस लिए गए थे दोस्तों इंग्लैंड, तो ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड गए थे। तो ठीक है, तो ये 1889 से लेकर 1891 तक इंग्लैंड में इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। उसके बाद से दोस्तों 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में ये फिर से भारत वापस लौट आए। ठीक है, 1892 ईस्वी में ये भारत वापस लौट आए। जब ये भारत वापस आए तो इनकी जो मुलाकात थी एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला से हुई। ठीक है, किससे, एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला से हुई, जिनकी सिफारिश पर ये दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इनकी सिफारिश पर चले गए इनका केस लड़ने। ठीक है, व्यापारी दादा अब्दुल्ला के। ठीक है, उसके बाद से जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचे दोस्तों, तो उन्होंने वहाँ पर देखा जो अंग्रेजी सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो लोगों पर कितना जुल्म ढा रही है। ठीक है, और गोरे काले में कितना भेद कर रही है। इन सारी चीज़ों को देख के उनको बहुत दुख होता है दोस्तों। एक चीज़ और दोस्तों, इनकी जो जीवन की जो सबसे बड़ी घटना है वो ट्रेन की घटना मानी जाती है। एक ट्रेन की घटना मानी जाती है जो 7 जुलाई 1893 ईस्वी को हुई थी इनके साथ। ठीक है, ये जब डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के लिए यात्रा कर रहे थे, डरबन से लेके प्रिटोरिया के बीच जो यात्रा इन्होंने ये कर रहे थे, तब अंग्रेजी जो अधिकारी थे वहाँ के, उन्होंने उनको फर्स्ट क्लास सीट पर बैठने से मना कर दिया। जब इन्होंने ऐतराज़ जताया, गांधी जी ने कहा कि, जबकि इनके पास टिकट भी थी, फर्स्ट क्लास की जो सीट की टिकट भी थी इनके पास, फिर भी अंग्रेजी जो अधिकारी थे वो उनको इस सीट पर बैठने से मना कर दिए, और इनको ज़बरदस्ती, ठीक है, बेइज्जत करके इनके मना करने पर इनको मोरिन्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया। ठीक है, जलील करके, इनको बेइज्जत करके इनको यहाँ उतार दिया गया। तभी दोस्तों इनका जो
देखने का नज़रिया था अंग्रेज़ों को, और जितनी भी चीज़ें थी इनकी सारी चीज़ें एकाएक बदल गई। ठीक है, इनका जो नज़रिया था वो चेंज हो चुका था। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने ठान लिया कि जो अंग्रेज़ी हुकूमत है और जो अंग्रेज़ी हुकूमत है उनको ये मिटा के रहेंगे। उसके बाद से दोस्तों ये इसी उपलक्ष्य में दोस्तों 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने कर दी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी 1894 ईस्वी में। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, ये IMP क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों 1903 ईस्वी में इन्होंने द इंडियन ओपिनियन अखबार प्रकाशित किया। ठीक है, कौन सा अखबार प्रकाशित किया? तो द इंडियन ओपिनियन अखबार इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में प्रकाशित किया। उसके बाद से दोस्तों 1904 ईस्वी में इन्होंने फिनिक्स आश्रम का निर्माण किया। ठीक है, फिनिक्स आश्रम का निर्माण किया। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद से दोस्तों इन्होंने प्रथम बार सत्याग्रह का जो प्रयोग किया दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका में किया 1906 ईस्वी में। ठीक है, ये सत्याग्रह का प्रयोग किए। सत्याग्रह क्या होता है दोस्तों? सत्य की राह पर चलकर और अहिंसा से किसी भी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ को जीतना, इसी को बोलते हैं सत्याग्रह दोस्तों। तो जो गांधी जी थे वो प्रथम सत्याग्रह जो का प्रयोग किया उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक है, अहिंसा ना करके किसी चीज़ को हासिल करना, इसी को सत्याग्रह बोला जाता है। तो प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1906 ईस्वी में किया। ओके, उसके बाद से दोस्तों 1909 ईस्वी में इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक को प्रकाशित किया। हिंद स्वराज पुस्तक को प्रकाशित किया। ठीक है, और इसके पहले दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तकें और भी कई सारी पुस्तकें इन्होंने यहाँ दक्षिण अफ्रीका में रह के पढ़ी। उसके बाद से इन्होंने 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कर दी। ठीक है, इसको प्रकाशित कर दिया। उसके बाद से दोस्तों अब आता है गांधी युग। अब गांधी युग दोस्तों, गांधी युग आता है। अब ये दोस्तों 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से यहाँ हमारे भारत वापस लौटे। कब? 9 जनवरी 1915 से को। ठीक है, तो तब से लेके इनकी मृत्यु तक का जो समय है 30 जनवरी 1948 तक का, तो इसी को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जब ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो भारत की पृष्ठभूमि थी, यहाँ की जो राजनीतिक क्रियाएं थी, इन सारी चीज़ों को समझने बूझने के लिए इन्हें एक गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो इन्होंने अपना जो राजनीतिक गुरु बनाया वो गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। ठीक है, किसको बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने राजनीतिक गुरु बनाया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। उसके बाद से यहाँ पर आके दोस्तों जब यहाँ पर आए गांधी जी भारत में, तब दोस्तों वो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का दौर चल रहा था। उस समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ी हुई थी। 1914 से लेकर 1918 तक चली ये प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए जो गांधी जी थे वो भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल करने के लिए प्रेरित किए। ठीक है, जिससे उनको अंग्रेज़ों से कुछ सहूलियत मिल सके। वो सोचे कि मतलब अगर हम शामिल करेंगे भारतीयों को अंग्रेजी सेना में तो हो सकता हो अंग्रेजी जो हुकूमत है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो भारतीयों पर रहम खाए, भारतीयों को पर सहूलियत बरते। ठीक है, और हमारी मांग को पूरा करें। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए जो भारतीय थे वो गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दिए। ठीक है, जो भारतीय थे वो गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा, भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दिया। उसके बाद से दोस्तों अंग्रेजी जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, इनके इस काम से वो खुश हुए और उनको कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किए। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उसके बाद से दोस्तों 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ पर? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की गुजरात में। ठीक है, गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तभी दोस्तों राजकुमार शुक्ल जी आते हैं, जो कि बिहार में चंपारण के किसानों के जो नेता थे, ये राजकुमार शुक्ल, ये आते हैं और गांधी जी से वहाँ का हाल बताते हैं, चंपारण में किस तरह किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें बताते हैं जब महात्मा गांधी जी से। तो महात्मा गांधी जी वहाँ बिहार में चंपारण चले जाते हैं और वहाँ पर दोस्तों किसानों के साथ ये चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह जो था दोस्तों 1917 में
किया गया ये प्रथम सत्याग्रह माना जाता है हमारे भारत में। गांधी जी के आने के बाद प्रथम सत्याग्रह माना जाता है, जो कि बिहार में तिनकटिया प्रणाली के विरोध में किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये तिनकटिया प्रणाली क्या होता है? तो तिनकटिया प्रणाली ये होता है दोस्तों, जबरन जो भारतीय थे, किसान थे बिहार के, उनसे जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक है, नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, तो इससे किसान परेशान थे। तो इसी के विरुद्ध दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार में किया गया प्रथम बार। ये उनके भारत आने के बाद ये प्रथम सत्याग्रह था उनका। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। ठीक है, ये पूर्ण रूप से सफल भी हुआ ये चंपारण सत्याग्रह, जिससे जो नील की खेती जो करवा रहे थे जबरन अंग्रेज लोग, वो कराना बंद हो गया। ठीक है, और इन पर जो लगान टैक्स वैक्स वसूला जाता था वो भी बंद हो गए। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों इस सफलता के बाद जो है गांधी जी को अग्रगामी नेता मान लिया गया हमारे इस राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है, हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रगामी नेता मान लिया गया इस चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद। उसके बाद से दोस्तों इन्होंने 1918 में खेड़ा आंदोलन सत्याग्रह किया। ठीक है, खेड़ा आंदोलन सत्याग्रह किया, इसको द्वितीय सत्याग्रह माना जाता है, जो कि गुजरात के खेड़ा जिले में आंदोलन हुआ। ठीक है, इसमें जो प्रमुख सहयोगी थे दोस्तों, इनका जो साथ दिया वो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनका पूर्ण साथ दिया खेड़ा आंदोलन में। ठीक है, खेड़ा आंदोलन में क्या था दोस्तों, इसमें जो किसान थे, ठीक है, उनसे ज़बरदस्ती कर वसूला जाता था, जबकि किसानों का जो खेती था, जो भी फसल थे, वो सब बर्बाद हो गए थे। उसके बाद भी अंग्रेजी सरकार उनसे ज़बरदस्ती कर मांगते थे, कर वसूलते थे। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में दोस्तों 1918 में इन्होंने खेड़ा आंदोलन सत्याग्रह स्टार्ट किया गांधी जी ने। इसे द्वितीय सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, जो कि गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं दोस्तों अगला 1918 में दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए ये महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन के उपलक्ष्य में ये आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो मजदूर लोग थे उनको बोनस नहीं दिया जाता था। ठीक है, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, इसलिए इन्होंने यहाँ पर भूख हड़ताल किया। ठीक है, भूख हड़ताल किया मिल मजदूरों के साथ मिलकर, और इसको भी समाप्त किया। ओके, इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों जो अंग्रेजी सरकार थी वो 19 मार्च 1919 को, ठीक है, 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित कर दिया। इनकी जो तीनों सत्याग्रह आंदोलन थी वो पूर्ण रूप से सफल होने के बाद जो है, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थी वो और भी तेज़ी पकड़ लिया। ठीक है, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो और भी मजबूत हो गया, जिससे अंग्रेजी सरकार हिल गई। ठीक है, अंग्रेजी सरकार को लगा कि अब बहुत हो गया, तो उसके बाद से दोस्तों इन्होंने क्या किया, रोलेट एक्ट पारित कर दिया। ठीक है, क्या पारित कर दिया, रोलेट एक्ट पारित कर दिया। तो दोस्तों इस रोलेट एक्ट में क्या था, जो 19 मार्च 1919 को ये रोलेट एक्ट पारित किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। इसमें क्या था दोस्तों, इसके अनुसार किसी भी संदेहात्मक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। मतलब कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर अंग्रेजी जो सेना थी वो अगर गिरफ्तार कर ले रही है तो उसको ना तो कोई अपील करने की वो थी और ना ही कोई वो दलील कर सकता है, ना कोई अपने पक्ष में वो वकील खड़ा कर सकता है। ठीक है, तो उनको जबरन गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगर संदेह होता है तो किसी को भी जबरन गिरफ्तार कर लेते थे अंग्रेजी सेना। ठीक है, तो इसी को रोलेट एक्ट कहा गया। ओके, उसके बाद से दोस्तों 1919 से लेके 1922 तक, ठीक है, 1919 से लेके 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला। ये खिलाफत आंदोलन दोस्तों भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की जो खलीफा होते थे, जो ब्रिटेन के तुर्की खलीफा थे, उन पर दोस्तों अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत ही जुल्म ढाया जाता था। ठीक है, जब उसमें जुल्म ढाया जाता था उसी के खिलाफ हमारे जो भारतीय मुस्लिम थे उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें दोस्तों इन्होंने महात्मा गांधी जी को अपना नेता चुना। ठीक है, महात्मा गांधी जी को अपना नेता चुना और महात्मा गांधी जी इस आंदोलन में शामिल हुए। इनका इस आंदोलन में शामिल होना दोस्तों एक प्रकार का वो था कि मतलब मुस्लिम जो लोग थे वो भारतीय हिंदू के साथ शामिल हो सके और आपस में मिल के एक बड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर के सामने आ सकें दोस्तों। ठीक है, जो जिससे हमारी जो शक्तियां हैं वो अंग्रेजी सरकार की शक्तियों से थोड़ी और बड़ी हो सके। ठीक है, इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। कब, 1919 से लेके 1922 तक। ठीक है, खिलाफत आंदोलन चला।
उसके बाद से दोस्तों 1919 में एक घटना होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये किस लिए होता है दोस्तों? जब रोलेट एक्ट ये अंग्रेजी सरकार के द्वारा चलाई गई थी, तो इसमें दोस्तों किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था बगैर मुकदमा चलाए। ठीक है, तो इसी रोलेट एक्ट के में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में एक जनमत संग्रह, ठीक है, एक जनमत संग्रह हो रहा था जलियांवाला बाग में। ठीक है, जलियांवाला बाग में इसी को लेके एक जनमत संग्रह हो रहा था कि इनको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस चीज़ से नाराज़ होके जो अंग्रेजी सेना थी उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था जनरल डायर। ठीक है, उन्होंने भारतीयों पर, ठीक है, जलियांवाला बाग में भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। ठीक है, अंधाधुंध गोलियां जब चलवाई जनरल डायर ने, तो इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में 400, लगभग 400 व्यक्ति जो भारतीय थे वो मारे गए थे। ठीक है, अगर कांग्रेस समिति के अनुसार देखा जाए तो लगभग 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, जनरल डायर के द्वारा। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था दोस्तों, ये बहुत ही फेमस है। ये कई बार क्वेश्चन ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिए 19 अक्टूबर 1919। ठीक है, इस दिन जो है भारतीयों के द्वारा खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में भारतीयों द्वारा मनाया गया। उसके बाद से दोस्तों 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। ये असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक ये असहयोग आंदोलन चला। ये क्यों असहयोग आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया? क्योंकि दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, और रोलेट एक्ट पारित हुआ था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारतीय जो गांधी जी थे वो बहुत ही दुखी हुए दोस्तों। हमारे जो भारतीय थे वो भी बहुत दुखी हुए ब्रिटिश सरकार से। इसलिए गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को चलाया। इसमें क्या था दोस्तों, जो ब्रिटिश जो भी वस्तुएं थी, सामान थी, उन सारी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, उन सारी चीज़ों को बहिष्कार किया गया, मतलब ब्रिटिश अंग्रेजी सामान, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, तो इसी को असहयोग आंदोलन कहा गया दोस्तों, जो कि महात्मा गांधी जी ने 1920 से लेकर 1922 तक चलाया। उसके बाद से दोस्तों जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, ठीक है, चौरी चौरा कांड होता है। इसमें क्या था दोस्तों, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों के क्रोध में आकर, ठीक है, असहयोग जो आंदोलनकारी थे, जो असहयोग आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी जी, उनके जो क्रांतिकारी थे उनके क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। ठीक है, एक थाना था चौरी चौरा गोरखपुर में, ठीक है, चौरी चौरा गोरखपुर में वो एक थाना था, उसमें आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार, ठीक है, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये जो अंग्रेजी एक थानेदार था और 21 सिपाही, अंग्रेजी सिपाही जो थे, उनकी मृत्यु हो गई उसी थाने में। इससे दोस्तों गांधी जी बहुत ही दुखी हुए। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे बगैर हिंसा किए और सत्य के मार्ग पे चल के अपने हर एक चीज़ को हासिल करना चाहते थे, हिंसा करके नहीं। ठीक है, तो इस हिंसात्मक चीज़ को देखते हुए गांधी जी बहुत ही दुखी हुए और इन्होंने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कब? 11 फरवरी 1922 ईस्वी को इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे भारतीय और जो भारतीय नेता थे और जो गांधी जी से जुड़े जो भी कांग्रेस नेता थे, वो सब बहुत ही दुखी हुए इस गांधी जी के इस बर्ताव को देखते हुए। ठीक है, गांधी जी के इस व्यवहार को देखते हुए दोस्तों जो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी की। ठीक है, स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, गांधी जी का साथ छोड़ दिया और इलाहाबाद में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना करने के पीछे का कारण एक चीज़ और था, जो 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत जो प्रांतीय क्षेत्र के चुनाव क्षेत्र थे उसमें भारतीयों को चुनाव लड़ने की स्वीकृति मिली हुई थी, जिसके द्वारा दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी चाहते थे कि उस चुनाव के जरिए हम लोग जो विधानसभा है अंग्रेजी सेना में, ठीक है, वहाँ पर हम लोग जा सकें, उनके सरकार में शामिल हो सके और उनके हर एक प्रयासों को विफल कर सकें। ठीक है, उनका मेन उद्देश्य यही था। इसलिए स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास
और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में, वो भी 1923 ईस्वी में, ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी के, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 1924 ईस्वी में गांधीदास पैक्ट होता है, गांधीदास समझौता, मतलब चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच जो है समझौता होता है 1924 को, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना होती है, ठीक है, किसकी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है, ठीक है। इसमें जो ये स्त्री थे, वहाँ की स्त्रियाँ थी, उन्होंने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय संघ की स्थापना करती हैं। ओके, उसके बाद से दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, ये 1927 जो है, इस 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है, अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है, ठीक है, 1927 ईस्वी में। जो साइमन कमीशन था दोस्तों, वो 3 फरवरी 1928 को भारत लाया गया, इसे वाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों साइमन कमीशन जब भारत आया तो 30 अक्टूबर 1928 को, कब, 30 अक्टूबर 1928 को, ठीक है, लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय जी जो हैं वो घायल हो जाते हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय पर लाठियों का प्रहार किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा और वो घायल हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद से उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ से जो हमारे भारतीय थे वो बहुत ही नाराज़ होते हैं दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, ठीक है, उसके बाद से 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाया गया, ठीक है, हमारे भारत में 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाया गया, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों वो अंसारी और मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे, अंसारी जी और मोतीलाल नेहरू इस नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद से दोस्तों 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाया गया, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन हुआ जो कि लाहौर में हुआ, ठीक है, इसकी अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्षता था उसको जवाहरलाल नेहरू ने किया और ये कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ, ठीक है, और ये 1929 में हुआ था। ओके, उसके बाद से दोस्तों 1930 से लेके 1931 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में दोस्तों भारतीयों ने महात्मा गांधी जी का पूरा साथ दिया और भारतीय जो कांग्रेस थे वो भी साथ दिए हमारे गांधी जी का, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना गया दोस्तों। 1930 से 1931 तक ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, ठीक है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था दोस्तों, ये इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई गई महात्मा गांधी जी के द्वारा क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी उससे 11 सूत्रीय मांग रखी थी, ठीक है, जिसको पूरा करने में अंग्रेजी सरकार असमर्थ रही। इसी के दौरान इसीलिए इन्होंने 1930 से लेकर 1931 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया, ठीक है। इन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की, तो इसकी शुरुआत दोस्तों दांडी मार्च से हुआ, ठीक है, दांडी मार्च से इन्होंने नमक कानून को तोड़ के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये दांडी मार्च दोस्तों 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसको गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के द्वारा साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर मीन्स 241 मील की दूरी तय करके दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से करते हैं, किस चीज़ की, तो ये जो नमक सत्याग्रह की तुलना है जो गांधी जी द्वारा दांडी मार्च चलाया गया था इसकी तुलना, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इरविन जी इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं गांधी जी की इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से, इसलिए 5 मार्च 1931 को इरविन जी ने गांधी जी को बुलाया और उनसे समझौता किया, ठीक है। इसी को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन दोस्तों इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीरियड में हुआ, ठीक है। 1930 से लेके 1932 तक 1903 गोलमेज सम्मेलन हुए ब्रिटेन में, 1930 में, 1931 में और 1932 में, ठीक है, जिसमें गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, ठीक है।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं आया था, ठीक है, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में, बस भीमराव अंबेडकर को छोड़ के। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे भारतीय थे जो अपने दलित वर्ग की तरफ से 1930, 1931 और 1932 के तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, ठीक है। और गांधी जी केवल 1931 ईस्वी में जब ये गांधी इरविन समझौता होता है, जब जाते हैं समझौता करने, तब गांधी जी केवल भाग लेते हैं, वो भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ओके। उसके बाद से दोस्तों ये जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 ईस्वी में, इसमें दोस्तों ब्रिटिश सरकार जो थी, जो ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री थे, उस समय वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इस समय ब्रिटिश सरकार जो थी वो भीमराव अंबेडकर जी को 71 पृथक निर्वाचक क्षेत्र प्रदान किए, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी को दलितों की तरफ से 71 पृथक निर्वाचक क्षेत्र प्रदान किए, जिससे ये अपना निर्वाचन खुद कर सकें। और इनका ये चीज़ करने के पीछे एक चीज़ रीज़न और था कि ये भारतीयों में फूट डाल सके और भारतीयों में ये जो दलित लोग हैं इनको अलग कर सके भारतीय हिंदू से, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके महात्मा गांधी जी बहुत ही असंतुष्ट हुए, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट समझौता किया। किसके साथ? भीमराव अंबेडकर के साथ इन्होंने पूना पैक्ट समझौता किया 26 सितंबर 1932 में, ठीक है। इन्होंने पृथक चुनाव को समाप्त करने के लिए की आग्रह की इनसे, भीमराव अंबेडकर जी से। इसमें इन्होंने जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने अपने 71 आरक्षित क्षेत्र को बढ़ाकर 147 आरक्षित क्षेत्र करने का वादा किया इनसे, भीमराव अंबेडकर जी से, ठीक है। तो पूना पैक्ट समझौता इसी को कहते हैं। उसके बाद से दोस्तों 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया, जिसमें विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे ने प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में आगे आए, ठीक है। और जो कि अवनार, महाराष्ट्र के अवनार में ये प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, ठीक है। विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह ये महाराष्ट्र के अवनार में स्टार्ट किया गया। उसके बाद से दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दूसरे सत्याग्रही थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे, ठीक है। तो इन्होंने इस सत्याग्रह को दोस्तों दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को, ठीक। उसके बाद से दोस्तों 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, हमारे भारतीय नेता, भारतीय कांग्रेस नेता जो थे वो महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए स्टार्ट हुआ दोस्तों क्योंकि जब जो प्रथम विश्व युद्ध था उस समय हमारे भारतीय जो लोग थे उनको सेना में शामिल करके महात्मा गांधी जी ये सोचे थे कि मतलब जो अंग्रेज थे वो सहूलियत बरतेंगे भारतीयों के साथ, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला, केवल हिंसा के, ठीक है। भारतीयों के साथ हिंसा हुआ और उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ। इस चीज़ से दुखी होकर दोस्तों हम लोग जो भारतीय लोग थे वो सब जान गए थे कि अंग्रेज कितनी चतुर है, वो हमारे साथ कितना धोखाधड़ी की है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों इस बार जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो अंग्रेज़ सरकार जो है भारत में क्रिप्स मिशन लाए, ठीक है, जिससे मतलब कि भारतीय लोग फिर से अंग्रेजी सेना में शामिल हो सके। तो इन सब चीज़ों का बहिष्कार हमारे भारतीय जो नेता थे, कांग्रेस नेता थे, इन लोगों ने इस चीज़ का बहिष्कार किया, ठीक है, कि हम लोग अब नहीं शामिल होने वाले हैं, ठीक है, आप अपना लड़ाई खुद लड़ो, ठीक है। तो इस चीज़ से अंग्रेजी जो सरकार थी वो बहुत ही दुखी हुई और बहुत ही इनसे नाराज़ हुई, जिससे उन्होंने ऑपरेशन जीरो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अंग्रेजी सरकार ने ऑपरेशन जीरो स्टार्ट कर दिया और गांधी जी को बंदी बना लिया और जितने भी भारतीय नेता थे उनको भी बंदी बना लिया और गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया, ठीक है, आगा खां पैलेस जेल में रखा गया, ओके। उसके बाद से जो और अन्य जो भी भारतीय नेता थे जो बंद नहीं हुए थे वो उन्होंने इस भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ रखा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को ऐसे ही स्टार्ट रखा, ठीक है, इसको बंद नहीं किया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु जो दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में,
ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का 1915 से लेके 1948 तक के बीच का जो समय था, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें हमने जितने भी पॉइंट, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उन सारी चीज़ को डिस्कस किया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को दोस्तों मिकी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली आइकन को प्रेस कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें दोस्तों अपने फ्रेंडों में, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।